में बार पलटवार जारी। आज होगा पारस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। चिराग पासवान के पटना आने की भी संभावना। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने राजधानी में बाढ़ की स्थितियों का लिया जायजा। कई संप हाउस का भी किया निरीक्षण। उत्तरी बिहार के कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। अलर्ट पर जिला प्रशासन। राजधानी सहित 11 जिलों के लिए अगले 48 घंटे तक रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त बिहार के राजनीतिक गलियारे से आ रही है, जहां पारस गुट की बैठक में नहीं पहुंचे प्रिंस राज। जी हां, आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी लोजपा की और ऐसे में प्रिंस राज नहीं पहुंचे। पटना में सूरजभान सिंह के घर पर यह बैठक हुई। पारस गुट की बैठक में जो प्रिंस राज थे वो नदारद दिखे। और आपको ये भी बता दें कि चिराग का साथ छोड़ पारस गुट में शामिल हुए थे प्रिंस राज। हालांकि आपको बता दें कि प्रिंस राज को लेकर चिराग पासवान ने जो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बुधवार को, उसमें वो काफी भावुक दिखे थे। उन्होंने कहा था कि प्रिंस राज मेरे बेटे जैसा है। और आज जब एक अहम बैठक लोजपा की हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई, तो ऐसे में प्रिंस राज का शामिल नहीं होना कई सवालों को खड़ा करता है। तो आज एक अहम बैठक थी पारस पशुपति पारस की गुट की और उस अहम बैठक में कई सांसद तो मौजूद रहे, लेकिन उसमें प्रिंस राज मौजूद नहीं रहे। बता दें कि 6 में से 5 सांसदों ने लोजपा से अलग मान्यता देने की बात कही है और ऐसे में पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कही है, वो बागी हो गए हैं और इसमें प्रिंस राज भी शामिल थे। लेकिन प्रिंस राज ने आज बैठक में शामिल ना होकर कई सवालों को खड़ा किया। हालांकि आपको बता दें कि प्रिंस राज पटना पहुंच चुके हैं। बुधवार को ही वो पटना आए थे अपने चाचा पशुपति पारस और कई जो सांसद हैं, पूर्व सांसद की बात कर लेते हैं सूरजभान सिंह के साथ, वो भी आए थे। प्रिंस राज पटना पहुंचे थे, लेकिन आज की जो अहम बैठक हुई उसमें वो शामिल नहीं हुए। और इस पर अधिक जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव पे जुड़े हैं। अभिषेक, आज एक अहम बैठक थी लोजपा की, ये पारस गुट की बैठक थी और ऐसे में प्रिंस राज जो कि बागी हो चुके हैं, उनका बैठक में शामिल नहीं होना क्या वजह है? आखिर क्या वजह है? पटना तो वो पहुंच चुके थे, तो वो बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए? बड़ा सवाल खड़ा करता है। अभिषेक जी। जी बिल्कुल, देखिए, आज जब हम इस बैठक से जुड़ी हुई खबर दिखा रहे थे तो हम लगातार ये कह रहे थे कि ये बैठक सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इस बैठक में पारस गुट की जो लोजपा है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, बल्कि इस बैठक से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती है निकलकर जो सरप्राइज हो सकता है। तो ये सरप्राइज है। आप जानती हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, बिहार जानता है कि इस वक्त जब दोनों गुट, पशुपति कुमार पारस का गुट और चिराग पासवान का गुट अपने अपने शक्ति प्रदर्शन में जुटा हुआ है। चिराग पासवान संविधान को हथियार बता रहे हैं, संविधान का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि अब भी चीजें उनके हाथ में हैं और वो जो कर रहे हैं और वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हैं तो संविधान के हिसाब से हैं। पार्टी का जो संविधान है उसकी इजाजत उन्हें देता है। दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस संख्या बल का हवाला दे रहे हैं, कल तक संख्या बल का हवाला दे रहे थे। और अगर आज प्रिंस राज इस महत्वपूर्ण बैठक में नहीं पहुंचे हैं, शक्ति प्रदर्शन भी था ये बैठक, जिसमें यह दिखाना भी था कि पार्टी के जो पारस गुट के जो सभी सांसद हैं और पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अगर इसको कहा जा रहा है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे हैं। लेकिन प्रिंस राज ने झटका दिया है। हालांकि प्रिंस राज जब इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं तो कयासों का बाजार बिल्कुल गर्म हो गया है। और ये बात बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए, याद रखा जाना चाहिए कि कल जब चिराग पासवान दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बिल्कुल अभिषेक, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चिराग पासवान ने किया था तो उन्होंने एक इमोशनल कार्ड का इस्तेमाल किया था। हालांकि इस बात में सच्चाई भी है कि चिराग पासवान प्रिंस राज से बेहद करीब हैं और उन्होंने कहा भी था कि वो मेरे बेटे जैसा है, उससे ये उम्मीद मैंने नहीं की थी। तो क्या लगता है, क्या सच में प्रिंस राज को हिलाना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है? बिल्कुल, प्रिंस राज अगर इस बैठक में
नहीं पहुंचे हैं, तो इसलिए ये कह देना कि प्रिंस राज चिराग पासवान के खेमे में चले गए हैं, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ये कह देना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये झटका जाहिर तौर पर पशुपति कुमार पारस के लिए है, क्योंकि उनको लोगों को ये कन्विंस करना मुश्किल होगा। हमारी बात हो रही थी लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेताओं से, खासकर जो चिराग पासवान गुट के नेता हैं, उनसे लगातार हमारी बातचीत हो रही है। तो हमने जब ये सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि आप बताइए कि अगर प्रिंस राज इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं तो ये क्या दर्शाता है। हालांकि इसको लेकर विस्तृत जानकारी उन्होंने भी नहीं दी। तो फिलहाल कयासों का बाजार गर्म हुआ है। कोई बड़ी जानकारी, कोई पुष्ट जानकारी प्रिंस राज के इस बैठक से नदारद रहने को लेकर सामने नहीं आई है, लेकिन आप जानती हैं हर पल चीजें बदल रही है, घटनाक्रम हर पल दिलचस्प हो रहा है, घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। तो जाहिर है प्रिंस राज इस बैठक से क्यों नदारद रहे, उसको लेकर भी तस्वीर कुछ घंटों में साफ हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन प्रिंस राज अगर इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, खासकर आज की बैठक में जब पशुपति कुमार पारस के लिए शक्ति प्रदर्शन बहुत जरूरी है, यह दिखाना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ पार्टी के जो 5 सांसद हैं वो हैं और संख्या बल हमारे साथ है, ये दावा पशुपति कुमार पारस कर चुके हैं। इसलिए मैं संसदीय दल का नेता हूं। ऐसे में प्रिंस राज का नदारद रहना पशुपति कुमार पारस के लिए बड़ा झटका है। आज शाम 5 बजे अभिषेक एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी फैसला होने वाला है। क्या लगता है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जो ताजपोशी हुई है पशुपति कुमार पारस की, उसको लेकर जाहिर तौर पर ऐलान होगा। कई तरह के दावे चिराग पासवान की तरफ से भी किए गए हैं, उसको लेकर बातचीत होगी। संविधान को लेकर बहस हो रही है, जो लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान को लेकर बहस है, उस पर पशुपति कुमार पारस बहुत कुछ कह चुके हैं। उम्मीद है आगे भी इसको लेकर वो कोई बड़ा बयान दे सकते हैं। और जिस तरह से ये खबर आ रही है और लगातार हमारे चैनल पर यह खबर चल रही है, हमने ये खबर दिखाई है और लगातार खबरें चल रही हैं, तो पशुपति कुमार पारस संभव है कि इस बात को लेकर भी सफाई दें कि आखिर क्या वजह रही कि प्रिंस राज इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल, पशुपति पारस सफाई भी दे सकते हैं, लेकिन एक तरफ जहां अभिषेक संविधान की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान की लोजपा का ये संविधान रहा है कि जब तक या किसी व्यक्ति का जब तक निधन नहीं हो जाता है या फिर वो खुद से पद ना छोड़ दे तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता इस तरह से। और एक तरफ पशुपति पारस है जो कि कह रहे हैं कि मैं लोजपा के संविधान को अच्छे से जानता हूं, मुझे पता है, हमने जानकारी हासिल कर ली है। तो आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, क्या लगता है, क्या यदि पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है, मान्यता मिलेगी उन्हें? देखिए, बिल्कुल इस सवाल को लेकर तस्वीर तब साफ हो जाएगी जब चिराग पासवान कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर शर्मिला चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि पार्टी का संविधान पशुपति कुमार पारस को इसकी इजाजत नहीं देता कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या फिर पार्टी के संसदीय दल के नेता के तौर पर चुने जाएं, और संविधान का हवाला देकर ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और इस फैसले पर सवाल उठाया है कि आखिर कैसे पशुपति कुमार पारस को सदन में लोजपा संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, उनको इस तौर पर मान्यता दे दी गई। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। एक मामला तो कोर्ट है, कोर्ट में जा रहे हैं चिराग पासवान। और दूसरी बड़ी बात, एक दूसरी अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी के, बिहार में जो अपनी पार्टी के जिला स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके राज्य स्तर तक के उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको फोन कर रहे हैं, फोन के जरिए उनसे संपर्क में हैं। बक्सर के जिला अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, आधे घंटे पहले उनको चिराग पासवान ने फोन किया है, उनसे कुशल क्षेम पूछा है, हालचाल जाना है। तो चिराग पासवान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि संगठन को समेट कर रखा जाए, कुनबा बिखरने न दिया जाए, संगठन कहीं चाचा के साथ न चला जाए, ये कोशिश लगातार कर रहे हैं। और चिराग पासवान के जो करीबी सूत्र हैं उन्होंने इस खबर को कंफर्म किया है कि चिराग पासवान पूरी तैयारी कर चुके हैं कि अब इस लड़ाई को दिल्ली में नहीं पटना में लड़ा जाना है और आने वाले कुछ घंटों में बहुत जल्द, हालांकि वक्त मुकर्रर नहीं है कि चिराग पासवान आज शाम को, कल शाम को कब पटना पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द चिराग पासवान पटना पहुंचने वाले हैं और चाचा पशुपति कुमार पारस से आमने सामने की लड़ाई का मन उन्होंने बना लिया है। ये इस खबर को चिराग पासवान के करीबी सूत्रों ने, उनके करीबी नेताओं ने बिल्कुल कंफर्म किया है शर्मिला कि जी हां, चिराग पासवान पटना आ रहे हैं और लड़ाई अब पटना में ही होगी। ये जो जंग है चाचा भतीजे की, उस जंग की जो रणभूमि है वो पटना ही होगा, यहीं पर लड़ाई लड़ी जाएगी। दिल्ली में खेल शुरू हुआ,
लेकिन यह खेल शायद खत्म होगा पटना में। और यह भी कहा गया है चिराग पासवान के करीबी सूत्रों के हवाले से कि चिराग पासवान सिर्फ 1-2 दिनों के लिए पटना नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो पटना में कैंप करने वाले हैं। जब तक इस लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक नहीं ले जाएंगे, तब तक वो पटना में रहेंगे। बिल्कुल अभिषेक, तो ये आमने सामने की लड़ाई है और अब देखना ये है कि इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। चिराग पासवान के आने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं और अब देखना ये है कि जब चिराग पासवान बिहार आते हैं, पटना आते हैं, तो फिर किस तरह से जो सियासत है, जो राजनीति है, वो रूप लेती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक। और बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से लगातार हलचल जारी है। लोजपा में इस वक्त वर्चस्व का जंग चल रहा है। पशुपति पारस और चिराग पासवान के गुट आमने सामने हैं। आपको बता दें कि पटना में सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह के आवास पर लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 5 बागी सांसद मौजूद रहे। और इस दौरान बता दें आपको कि प्रिंस राज को छोड़कर बाकी के सांसद मौजूद रहे। और इस दौरान पशुपति पारस ने कहा कि शाम 5 बजे वे मीडिया से मुखातिब होकर बैठक में हुई बातों पर खुलकर बात रखेंगे। और इधर लोजपा में जारी बगावत के बीच चिराग पासवान के पटना आने की संभावनाओं पर भी हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में ये कयास लगने भी शुरू हो चुके हैं कि चिराग पासवान पटना आने वाले हैं। और पटना आने के बाद अब क्या होने वाला है, पटना आने के बाद इस लड़ाई में क्या नया मोड़ आएगा, ये तो अब देखने वाली बात होगी। और बिहार में मानसून दस्तक दे चुका है और ऐसे में बिहार के कई जिले सहित राजधानी पटना के कई इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं। कई जगह नालों की उड़ाही नहीं हो पाई है। वहीं बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने सूबे के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सड़कों पर निकले और इस दौरान डिप्टी सीएम ने कई संप हाउस का भी जायजा लिया। तो तस्वीरें राजधानी पटना की है, जहां डिप्टी सीएम खुद सड़कों पर उतरे, कई संप हाउस का उन्होंने जायजा लिया और देख सकते हैं उन्होंने लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की। और अभी भी मॉनसून का शुरुआती वक्त है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं राजधानी पटना के जो कि जलमग्न हो चुके हैं। नालों की उड़ाही अभी नहीं हो पाई है ठीक से। और ऐसे में तारकिशोर प्रसाद खुद एक्टिव नजर आए, सड़कों पर निकले, अधिकारियों से देखिए किस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं। तमाम जितने भी संप हाउस हैं राजधानी के, उसका जायजा लेते तारकिशोर प्रसाद नजर आए। नालों की उड़ाही को सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते थे, हम सबों ने उठाने का प्रयास किया। हमारे साथ पटना के विधायक एवं माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, श्री संजीव चौरसिया जी और हम सबों के नेता श्री नंदकिशोर यादव जी, हमारे माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री रामकृपाल यादव जी, श्री सुशील कुमार मोदी जी, श्री विवेक कुमार जी, ऐसे तमाम लोगों के सलाह और सहयोग से कई जो अस्थायी और आवश्यक कदम उठाना है उसको हम सब उठाएंगे। और वाल्मीकि नगर बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जिसके बाद गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सदर प्रखंड के करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव पानी से घिरे हुए हैं। लोगों को माइकिंग के जरिए गांव से बाहर आने की अपील की जा रही है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है। सदर एसडीएम के निर्देश पर सदर प्रखंड में 3 जगहों पर शरण स्थली बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को मवेशियों के साथ रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। सदर सीओ विजय कुमार सिंह ने खुद सदर प्रखंड के मंगूढ़ा, मकसूदपुर, जगरी टोला सहित कई गांवों में माइक के जरिए लोगों से ऊंचे स्थानों पर आने की अपील की है। ये मगुराहा है जो जगीटोला पंचायत में 9 नंबर वार्ड पड़ता है, लेकिन इसके अंदर में जगीटोला पंचायत का 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड और 3, 4 यानी 5 तक पूरा प्रभावित आता है। उसके बाद में एक हीरा प्रगति पंचायत का एक टोला पड़ता है, ये भी उसी में आता है। तो लोग कहाँ जा रहे हैं प्लान करके? लोग घरों से अब इधर से जा रहे हैं, अब इधर अपना जहाँ उन लोग का व्यवस्था होगा वहाँ जाएंगे। मलाई टोला मसूदपुर। तो क्यों आ रही है वहाँ से? क्या दिक्कत है? क्यों, क्या दिक्कत है? अरे बहुत पानी वानी हो गई, घर में खाने के सुविधा नहीं है और रहे के सुविधा नहीं है, तो हम रहल कैसे जाई? तो कहाँ रहेंगे आप लोग? अब भागत वाली सब गोपालगंज। और इस पर अधिक जानकारी के लिए गोपालगंज से हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र,
ये जो 24 घंटे बताए जा रहे हैं वो गोपालगंज और उसके आसपास के जिलों के लिए अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि जो गंडक बराज है उसके जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल क्या स्थिति है और वहां के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? ये निश्चित है, आपको बता दूं कि गोपालगंज जो है, तो गोपालगंज जो वाल्मीकि नगर बैराज से जो पानी को डिस्चार्ज किया जाता है उसको यहाँ पहुंचने में 24 घंटा लगता है। हालांकि हर 1-2 घंटे बाद से 2-2 लाख, 1 लाख, 2 लाख करके ऐसे वहां से पानी को छोड़ा जा रहा है। कंटिन्यू पानी आ रहा है और उस पानी को यहाँ पहुंचने में 24 घंटा लगता है। इस स्थिति में इस समय जो गंडक नदी यहाँ पे है जो पूरी उफान में है। हालांकि गोपालगंज जिला प्रशासन जो है अलर्ट है, वहाँ के जो सदर प्रखंड के सीओ है या वहाँ के तमाम अधिकारियों को जिला पदाधिकारी है उन्होंने नोट करके रखा है कि किसी तरह की अप्रिय घटनाएं नहीं हो पाए और जो नदी के किनारे जो बांध है उस पर निगरानी लगातार चल रही है। और खास बात ये चीज है कि जो निचले स्तर पे लोग बैठे हैं उनको जो नीचे स्तर में पड़ते हुए उन लोगों को जिला प्रशासन किसी तरह भी ऊंचे स्थान पे लाने की कोशिश कर रही है। हर व्यवस्थाएं लगाई गई है, नाव की व्यवस्था लगाई गई है। वही जिला प्रशासन की तरफ से जो यहाँ के सिविल सर्जन हैं उनके द्वारा कैंप लगा के जो दवा की व्यवस्थाएं की गई है, जो आसपास के स्कूल में कई स्कूलों को लोगों को रखने की भी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाजुला कर अगर कहा जाए तो जिला प्रशासन हर व्यवस्था ऐसे कर रही है जिससे कि किसी तरह की क्षति नहीं हो लोगों को। शैलेंद्र, पिछली बार की बात कर ले शैलेंद्र, पिछली बार की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी थी। वहां पे लोग पूरी तरह से फंस गए थे, जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया था। क्या लगता है, क्या फिर से वही स्थिति दोहराने वाली है? जी, जो तैयारियां पिछली बार हुई थी उसकी अपेक्षा इस बार तैयारियां काफी व्यापक मात्रा में की गई है, लेकिन आपदा बहुत ही बड़ा है। पानी का जो लेवल है लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सदर प्रखंड और यहाँ कुचायकोट प्रखंड समेत जिला के करीब आधा दर्जन प्रखंड के जो सैकड़ों गांव है उसमें पानी समा रहा है धीरे धीरे और लोगों को सुरक्षित स्थान पे लाया जा रहा है। लेकिन कुल मिला कर कहा जाए जो पिछली बार जो स्थिति हुई थी उसी स्थिति को देखते हुए हर प्रयास प्रशासन कर रहा है कि उस तरीके की स्थिति नहीं हो। लेकिन जो बांध की एक सुरक्षा, चाहे वो जिला प्रशासन के जो जिला पदाधिकारी हो या पुलिस अधीक्षक जैसे भी हो, हर तरह से व्यवस्थाएं हो रही कि छरकी कोई नुकसान नहीं हो और जो पानी वाल्मीकि नगर से छोड़ा जाता है वो किसी तरह गोपालगंज, कम से कम गोपालगंज जिला पार कर जाए, इस तरह की प्रयास है गोपालगंज जिला प्रशासन को। जी बिल्कुल, तो जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है और तैयारियां पूरी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से मानसून कह सकते हैं कि प्रवेश कर चुका है और बारिश हो रही है, तो ऐसी स्थिति में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है और ऐसी स्थिति में लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। तो गोपालगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बाढ़ से कई गांव घिर चुके हैं और एक बार फिर से जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बता दें कि वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी छोड़े जा रहे हैं। एक दिन पहले की बात कर ले तो करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और आज भी करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और ऐसे में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार जलस्तर बढ़ने से आप देख सकते हैं ये शुरुआती बारिश है और शुरुआती बारिश में ही ये हाल हो चुका है गांव का। और बिहार के सभी जिलों में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों यानी 18 जून तक 3 दिनों तक पटना सहित 11 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपनी जारी अलर्ट में कहा है कि मानसून की अति सक्रियता के कारण अगले 48 घंटे तक न केवल हल्की से मध्यम बारिश होगी बल्कि इस दौरान तीव्र गति से बिजली भी गिर सकती है और ऐसे में खुले मैदान, नदी जल भराव वाले क्षेत्र में जाने से बचें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो बिहार में अगले 3 दिनों तक रेड अलर्ट कई जिलों को दिया गया है। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के एक गांव में वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद भड़के गांव वालों ने 3 घंटे सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को देख लोगों को शांत करवाया और समझा बुझाकर सभी को वापस भेज दिया। थी
गया और कैसे हुआ? मूंग के खेत में मूंग तोड़ रही थी, उसी आवार में ठनका गिरा, अकस्मात उसकी मौत हो गई। हाँ, लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं। हाँ, लोग मुआवजा मांग रहे हैं। और बक्सर के मनोहरपुर गांव में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर इस मामले में बाप बेटे सहित एक ही परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 4.25 लाख रुपए का नकली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। राजपुर थाना के मनोहरपुर गांव में कुछ लोगों के द्वारा जाली नोट का कारोबार किया जा रहा है। यह काफ़ी गंभीर विषय था। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय से गहन विचार विमर्श किया गया और त्वरित कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया। दोनों पदाधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई में हमारे अन्य सदस्य राजपुर के स्थानीय थाना प्रभारी डीएसपी प्रोफेशनल और हमारे डीआई की टीम के द्वारा साथ जो है छापेमारी किया गया। छापेमारी में करीब जो है 3,12,000 के निर्मित जाली नोट बरामद हुए। सासाराम के नगर थाना के तकिया में झोपड़ी में रह रही 8 वर्षीय बच्ची की मौत दीवार गिर जाने से हो गई। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण दीवार कमजोर हो गया था। बच्ची घर में ही खेल रही थी, तभी ये हादसा हुआ। आठ 9 साल का लड़की थी, उसी पर दीवार गिर गया, अपडेट कर गया है। कहाँ की घटना है, कहाँ पर? ये तकिया मंदिर के पास है, पटरी के बगल में। इन लोग का मकान उकान कच्चे है? हाँ, कच्चे है, घर जमीन भी नहीं है, घर भी नहीं है। बिहार सरकार में जमीन मकान बनाए थे। और कैमूर जिले के रामगढ़ में एक नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर मौके से फरार हो गया। आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक लड़की है, नाबालिग लड़की, जिसने आरोप लगाया है कि उसके साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया है। लिखित शिकायत उसके द्वारा दर्ज कराई गई है महिला थाने में। कार्रवाई की जा रही है, मेडिकल कराया गया है और 164 का बयान करवा लिया गया है। लड़के के लिए छापेमारी की जा रही है और विलंब गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कोरोना काल के बीच युवाओं में बन रहे दिल के रिश्ते भी खूब परवान चढ़ रहे हैं। वजह सोशल मीडिया पर युवाओं की सक्रियता भी बताई जा रही है। ताजा मामला सुपौल का है, जहां फेसबुक पर प्यार हुआ, फिर दीदार हुआ और फिर प्रेमी प्रेमिका से दूर होने लगा। और इस बीच प्रेमिका को इसकी भनक लग गई। उसका प्रेमी किसी अन्य से शादी करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद उसने पंचायत से न्याय की गुहार लगाई। मामला छातापुर थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत के महदीपुर बाजार का है और इससे पहले प्रेमिका ने परिजनों के साथ प्रेमी के घर पहुंचकर भी हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचों ने प्रेमी प्रेमिका की शादी का फैसला सुना दिया। परसों आए हम, तो हम बाहर में आए, सुबह में उनसे पूछे, फिर कुछ बात है हमको बताइए, अगर बात है बताइए, तो हम साइड हो जा रहे हैं। बोला कोई बात नहीं है, तो बोला हम आ रहे हैं। हम बोले ठीक है, हम आइए, इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ये भी हम इंतजार करते रह गए, वो नहीं आया, तो हम गुस्से में घर से निकले, तो उसका नंबर ब्लॉक करके तब यहाँ मार्केट पहुँचे। मार्केट पहुँचने के बाद उसको कॉल किए, तो बोला क्या कहाँ हो? हम बोले यहाँ बाहर में है। अभी आप किसके साथ में आई हैं यहाँ पे? अभी अपने गार्जियन से। हाँ। तो बाहर में आए, तो वो खुद रास्ते पे आया, हमको लेकर अंदर आया, तो अंदर में बातचीत हुई है। क्या समझौता में क्या हुई थी? समझौता में कुछ नहीं हुई। ये लोग मतलब बोलने लगा लड़का का गलती है, लड़का को छोड़ दीजिए। हम बोले नहीं छोड़ सकते, जब इतना कुछ हो गया, जब हम खुलकर बात बताए, जब इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ, तो शादी कहीं और क्यों होगा। क्यूल और लखीसराय के लोगों के लिए लाइफलाइन माने जाने वाले लोगों के लिए इस ब्रिज पर लापरवाही के साथ चलना कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए, माजरा समझ में आ जाएगा।
ये तस्वीर बताती है कि इंसान की जान की कीमत क्या है। बस इतना कि 10 किलोमीटर की दूरी को कुछ मिनटों में बांटा जाए। चलिए पूरा माजरा समझते हैं। ये तस्वीर दानापुर रेल मंडल के लखीसराय और किऊल जंक्शन के बीच बने पुल की है। दरअसल अगर ये पुल ना होता तो किऊल से लखीसराय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, लेकिन ये पुल इस दूरी को 9 किलोमीटर कम कर देता है। यानी इस पुल की वजह से किऊल से लखीसराय की दूरी महज 1 किलोमीटर हो जाती है। इसलिए लोग जान जोखिम में भी डालकर इस सफर को मजबूर हैं। हालांकि यह सफर कितना जानलेवा है, इसकी फिक्र ना तो आम लोगों को है और न ही रेलवे को। लोग रेलवे ट्रैक पर चलते हैं, जाहिर है यह किसी हादसे को बुलावा देना जैसा ही है। अब उन लोगों को भी सुनिए जो जान जोखिम में डालकर इस पुल पर सफर करते हैं। आदमी जो है मजबूरी का ये लाइन के रास्ते लेके आता है, जो कि सरकार रेलवे मंत्री जो है रास्ता 1 से 1.5 फीट का लगभग है, जो कि इसको 4 फीट बनाना लंबाई था, जो कि एक साइकिल इसके देके पार नहीं हो पाता है। लोग मजबूरी के कारण ये रास्ता देके लाइन के आता है। मानिए यहाँ पर 100 आदमी लाइन के देके मजबूरी कारण आ रहा है। उधर से अगर एक भी ट्रेन आ गया तो ये लोग कहाँ जाएगा? इनके जान पर क्या होगा? ये लोग तो अपने जान को तो खुद खुशी करके मानेगा ना। सरकार इसका क्या निर्णय लेगा? 1.5 फीट का रास्ता उसमें आदमी कैसे जाएगा? कम से कम 4 फीट 3 फीट चाहिए। क्या 4 फीट चाहिए? नदी में पानी आने जाने बहुत दिक्कत होता है। कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। तो किऊल और लखीसराय के लोगों के लिए लाइफलाइन बने इस रेलवे ब्रिज पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। संभलने की जरूरत रेलवे को भी है और आम लोगों को भी। सिर्फ सफर को 9 किलोमीटर छोटा करने के लिए जान को जोखिम में डाला जाए, ये भी तो सही नहीं। लखीसराय से डीटीवी भारत के लिए सरफराज आलम की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन। भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें